यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर की, जहां एक बाप अपनी बेटी से मिलने लंदन से भारत लौटता है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अपना घर ही उसकी कब्रगाह बन जाएगा। बहुत ही लंबे सफर के बाद सौरभ अपने घर के दरवाजे पर पहुंचता है। अरे सौरभ, तुम सच में आ गए। मैं तो मान ही नहीं पा रही थी कि तुम इतने दिन बाद अचानक लौट आओगे। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सारी थकान एक ही पल में उड़ गई हो। अरे भला कैसे नहीं आता। आज तो मेरी लाडली बेटी का जन्मदिन है। भले ही दुनिया का कोई भी काम कितना भी बड़ा क्यों न हो, लेकिन मेरी नन्ही परी की मुस्कान से कुछ बड़ा नहीं हो सकता। मैं तो बस उसकी आंखों में वो चमक देखना चाहता हूँ जो उसके चेहरे पर हर साल इसी दिन आती है। सौरभ की आंखों में चमक थी। अपनी बेटी से मिलने के लिए एक पिता की ममता झलक रही थी। वो सीधे अपनी बेटी की ओर बढ़ता है और अपनी बेटी के पास जाकर कहता है, अरे कैसी है मेरी बच्ची? क्या मुझसे नाराज हो बेटा कि इतने दिनों बाद आया हूँ? अरे देखो ना, तुम्हारे बिना तो मेरा एक एक दिन भी अधूरा लगता है। आज तुम्हारा स्पेशल दिन है, और तुम्हारे पापा का भी, क्योंकि जिस दिन तुम आई थी उसी दिन मेरी दुनिया पूरी हुई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ पापा। आपको देखकर ही मेरी सारी थकान और उदासी एक ही पल में उड़ गई। आप जब होते हो ना तो सब कुछ अच्छा लगता है। देखो, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, तो मैं लंदन से तुम्हारे लिए ढेर सारा गिफ्ट और खिलौने लेकर आया हूँ। हर एक चीज सोच समझ कर चुनी है, ताकि मेरी गुड़िया को देखकर लगे कि पापा को सब कुछ याद है। सच में पापा, आप सबसे अच्छे हो। कोई भी गिफ्ट आपसे अच्छा हो ही नहीं सकता। आपके आने से ही ना मेरा बर्थडे खास बन जाता है। और बताओ बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? टीचर कुछ कहती तो नहीं? कोई तंग तो नहीं करता? तुम्हारा हर सपना सच्चा हो, बस इसी के लिए तो पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं बेटा। बिल्कुल ठीक चल रही है पापा। पढ़ाई भी अच्छी चल रही है और मैंने आपकी दी हुई पेंसिल से ही होमवर्क पूरा किया है। मैं आपकी गुड़िया हूँ ना, आपको कभी निराश नहीं करूँगी। अरे आप दोनों बातें बाद में करना। फिलहाल आप इतनी दूर से आए हो, लंबा सफ़र तय करके ज़रूर थक गए होंगे। थोड़ा बैठिए, अपनी सांसें समेटिए। मैं आपके लिए अभी ठंडा पानी लेकर आती हूँ। मुस्कान का चेहरा सिर्फ बाहर से मुस्कुरा रहा था, अंदर ही अंदर वो किसी और ही सोच में डूबी थी। जैसे ही वो रसोई में पहुंची, उसका असली चेहरा सामने आया। उसने मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। वो नंबर मुस्कान के आशिक साहिल का था। हाँ बेबी, बोलो, कैसी हो? सब ठीक है ना? हाँ, वहाँ तो ठीक तो है ना? बोलना क्या है, मेरा पति मेरा बोझ घर आ गया है। अब सुन ध्यान से तू। वो बेहोशी वाली दवा लेकर मेरे घर के बाहर जल्दी आ जा। देर मत करना, समझा ना? जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही ये अकेला पड़ेगा, हम इसका खेल ख़त्म कर देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। बस बेबी बस, 2 मिनट में लेकर आया। वैसे भी तुझसे किया हुआ वादा कभी अधूरा छोड़ा है क्या? ये लीजिए पानी, थोड़ा ठंडा है, लेकिन आपके लिए खास रखा था। इतनी लंबी यात्रा की है ना, धूप धूल और थकावट साफ चेहरे पर दिख रही है। पहले ये पानी पी लीजिए, ज़रा हाथ मुंह धो लीजिए, ताकि आप तरोताज़ा महसूस कर सकें। तब तक मैं आपके लिए गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ, वो भी आपकी पसंद का। हाँ ठीक है, थकान भी है और भूख भी। लंबा सफर था और पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अब घर बस एक मोड़ दूर है। अब मुस्कान का चेहरा दिखे और मेरी थकान हवा हो जाए। मुस्कान की चाल बदल जाती है। उसका चेहरा अब पत्नी का नहीं, एक साजिशकर्ता का चेहरा था। उसके मन में अब सिर्फ एक ही बात थी, सौरभ को रास्ते से हटाना, और किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर। मुस्कान घर से बाहर तेजी से निकलती है। गली में जाकर बेचैनी से इधर उधर देखती है। अरे कहाँ रह गया ये साहिल? मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ। घड़ी की हर टिक टिक से बेचैनी बढ़ती जा रही है। कितनी देर हो गई है, अब तक आया क्यों नहीं? हर मिनट में लगता है जैसे कुछ
फिसला जा रहा है हाथ से। लो बेबी, ले आया वो चीज। अरे तेरे कहने की देर थी और मैं निकल पड़ा था। कहाँ थे तुम? समय का कोई मतलब है या नहीं तुम्हारे लिए? मैं यहाँ अकेली सब कुछ संभाल रही हूँ। पता है मैं कितना रिस्क ले रही हूँ। एक भी गलती हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। अरे यार क्या बताऊं, कोई दवा देने को तैयार ही नहीं था। बहुत झूठ बोलना पड़ा कि बीबी बीमार है, सो नहीं पा रही है, डॉक्टर से बहस तक हो गई। अरे झगड़ा किया, गुस्सा खाया, तब जाकर मिला है यह खतरनाक चीज। ठीक है, अब सुनो, मैं जैसा तुम्हें कह रही हूँ वैसे ही करो। तुम्हें कॉल करूँगी, उसी टाइम तुम फौरन अंदर आ जाना और जैसा प्लान है हमारा वैसा ही करना है। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक भी गलती हुई तो ना तो हम बचेंगे और ना ही हमारी कहानी। हाँ बेबी, मैं यहीं गली में घूम रहा हूँ, तुम्हारे घर के पास ही। हर चीज पर नजर है मेरी। अरे तू टेंशन मत ले, बस अपना काम कर, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मुस्कान मुड़ती है और घर की ओर बढ़ती है, लेकिन इस बातचीत का गवाह कोई और भी था। लेकिन जो चीज यह दोनों भूल गए थे वो था पड़ोसी राम बाबू, जो खिड़की के पीछे से इनकी हरकतें चुपचाप देख रहा था। अरे सौरभ को कितनी बार कहा था मैंने कि तेरी बीबी किसी लड़के से मिलती है। आज तो वो लड़का इसे कुछ पकड़ा भी रहा था, पर सौरभ को तो यकीन ही नहीं है। कभी कभी जो लोग हमारी परवाह करते हैं हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर चुकानी पड़ती है बड़ी कीमत। इधर मुस्कान रसोई में पहुंचती है और खाना तैयार करती है। अरे यार, इतनी सी दवा से अगर इस बार भी ये बेहोश नहीं हुआ तो समझो हमारा पूरा का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। नहीं, अब कोई रिस्क नहीं ले सकती। एक काम करती हूँ, पूरी की पूरी दवा ही मिला देती हूँ इसमें, इतनी कि होश तो छोड़ो, सांस भी लेना मुश्किल हो जाए। फिर देखती हूँ कैसे नहीं होता बेहोश। अब देखती हूँ कैसे बचता है। तो मुस्कान पूरा पाउडर खाने में मिला देती है और एक शैतानी दिमाग के साथ थाली सजाती है और फिर सौरभ के पास लेकर जाती है। बेटा, तुम अंदर जाकर पढ़ाई करो। पापा बहुत थके हुए हैं ना, उन्हें आराम से खाना खाने दो। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए अभी उन्हें, ठीक है ना? ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर पढ़ाई करती हूँ। जैसा आपने कहा ना, पापा को तो आराम करना है ना अभी। बेटी चली जाती है। सौरभ थाली की ओर देखता है और खुश हो उठता है। अरे वाह मुस्कान, मेरी पसंद की खीर। तुम तो आज भी वैसे ही सब याद रखती हो, जैसे पहले के दिनों में याद रखा करती थी। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। भूख और बढ़ा दी तुमने सच में। ये खीर नहीं, तुम्हारा प्यार है मुस्कान, जो मुझे हर बार खींच कर ले आता है। हाँ हाँ, तुम्हारी पसंद का ही बनाया है मैंने। बस खा लो और थोड़ा सा मुस्कुरा दो। बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं सच में बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी जीवन साथी मिली। भगवान करे हर किसी को तुम्हारी जैसी पत्नी मिले, जो ना सिर्फ स्वादिष्ट खाना बनाना जानती हो बल्कि दिल से प्यार भी करती हो। क्या? हाँ हाँ, अब जल्दी से खा लो वरना ठंडा हो जाएगा। फिर तुम ही कहोगे कि स्वाद चला गया है। सौरभ खाना खाने लगता है। अरे मुस्कान, तुम भी आ जाओ ना। तुमने खाना बनाया है पर खुद कुछ नहीं खाया। चलो आओ बैठो। अरे बैठो ना मेरे पास, एक साथ खाना खाते हैं जैसे पहले खाते थे। याद है ना तुझे? नहीं नहीं, मैंने तो खा लिया है। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम आराम से खा लो। सौरभ दोबारा खाने में लग जाता है और मुस्कान गिलास में पानी भरकर लाती है। ये लीजिए पानी, ठंडा है लेकिन दिल से दिया है। सौरभ खाना खत्म करता है और पानी पीते ही अचानक उसका सिर घूमने लगता है। मुस्कान, शायद थकान की वजह से मुझे बहुत नींद आ रही है। बस थोड़ा आराम कर लो कुछ मिनट, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए। सौरभ बेड की ओर लड़खड़ाता है और गिरकर बेहोश हो जाता है। मुस्कान थाली उठाकर रसोई में जाती है। जिस थाली में सौरभ ने अपने प्यार और विश्वास से खाया, वो थाली आज उसकी नींद की कब्र बन जाएगी।
मुस्कान थाली रखती है और फौरन मोबाइल निकालती है। लो, सौरभ तो हो गया बेहोश, एकदम वैसे ही जैसे सोचा था। अब जल्दी से साहिल को फ़ोन कर लेती हूँ। हेलो साहिल, हो गया काम, तू जल्दी से आ जा। अब देर करने का मतलब होगा मुसीबत को बुलाना। अभी आया बेबी, बस एक इशारा कर, तू कहे और मैं दीवार तोड़ दूं। कुछ ही मिनटों में साहिल घर के पीछे से अंदर घुसता है और मुस्कान से फुसफुसाकर बोलता है, बेहोश तो हो गया है ना? हाँ हाँ, हो गया। अब बस एक काम बाकी है, इसे मारना, एकदम से ख़त्म कर देना। वाह, तेरा दिमाग सच में गजब का है मुस्कान। अरे तू चाहे तो दुनिया भी झुका सकती है। अब बता, इसे मारे कैसे? उसका भी इंतज़ाम मैंने कर लिया है। ये लो खंजर, तेज, नुकीला और धारदार है। कर दो इसका सीना आर पार। साहिल खंजर हाथ में लेकर कांपता है। साहिल डर रहा है लेकिन मुस्कान उसे समझा रही है। अरे यार, तुम भी ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, सब कुछ मैं देख लूँगी। और कर दो इसका काम तमाम। साहिल कांपते हाथों से खंजर पकड़ता है। दोनों सौरभ की ओर देखती हैं जो बेहोश पड़ा है। अगले ही पल खंजर की चमक लहू से गीली हो जाती है। जिस इंसान ने सब कुछ खोकर अपनों को पाया था, उसी के अपनों ने मौत के हवाले कर दिया। शायद किस्मत अभी पूरी कहानी कहने को बाकी थी। जैसे ही खंजर सौरभ के सीने में उतरता है, पीछे से एक चीख सुनाई देती है। मुस्कान और साहिल दोनों चौंक कर पीछे मुड़ते हैं। बेटी कमरे के कोने में खड़ी कांप रही थी। अब क्या करें मुस्कान? ये तो सब देख चुकी है। इसकी आंखों में डर नहीं, सवाल है। अगर किसी से बोल दिया तो हमारा पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। चुप रहो, मैं देखती हूँ, कोई शक ना कर ले बस। अब हम एक कदम भी पीछे नहीं हट सकते हैं। वो बेटी के पास जाती है और उसे कंधों से पकड़कर झपटती है। अगर तुमने किसी को कुछ बताया ना, तो तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा जैसा कर दूंगी, समझी? ये मेरा घर है और यहाँ वही होगा जो मैं चाहती हूँ। नहीं मम्मी, नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं देखा मम्मी। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे माफ कर दो। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। बेटी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ मोहल्ले का पड़ोसी राम बाबू अपने घर में बैठा होता है। अरे ये चीख कैसी? ये आवाज तो सौरभ के घर से आई है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? राम बाबू घबरा कर उठते हैं और तेजी से सौरभ के घर की तरफ भागते हैं। लो मुस्कान, अब हमारे रास्ते का कांटा सदा के लिए साफ हो गया। अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। अब कोई हमारे बीच नहीं आएगा। हाँ, अब हम आज़ाद हैं। कोई हमें रोकने वाला नहीं, कोई नहीं है जो हमारे सामने खड़ा हो सके। चलो साहिल, एक काम और करो, बाजार से सीमेंट और एक ड्रम ले आओ और इसे ड्रम में पैक कर देते हैं, वरना मोहल्ले वालों को इसकी बदबू आ जाएगी और सारा का सारा खेल खुल जाएगा। हाँ, जल्दी जाता हूँ, कहीं कोई शक न कर ले। हमेशा की तरह सब कुछ साफ सुथरा लगना चाहिए। राम बाबू सारी बातें बाहर से सुन रहा था और वह यह सब सुनकर उसके मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। गुनाह को छुपाने के लिए अब नया गुनाह होना बाकी था। बाजार से लौटने के बाद साहिल एक बड़ा प्लास्टिक का ड्रम लाता है, सौरभ की लाश को काटकर ड्रम में पैक कर देता है और बेटी एक कोने में सहमी हुई बैठी है। हाँ, ले, कर दिया इसका काम तमाम। पूरे 15 टुकड़े करके डाल दिए हैं इस ड्रम में, पैक भी कर दिए हैं। अब तो भगवान भी इसे नहीं खोज पाएगा। अरे किसी को भनक तक नहीं लगेगी, ना पुलिस को ना पड़ोसी को। सब कुछ खत्म। हाँ, अब ना सौरभ है ना ही उसकी परछाई। अब बस मैं हूँ और मेरी आज़ादी।
अब इस आज़ादी में तो पार्टी करना तो बनता है। चलो मनाली घूमने चलते हैं। और वो लोग मनाली घूमने चले जाते हैं। मुस्कान पुलिस और राम बाबू को अचानक देखकर पूरी तरह डर जाती है। मुस्कान, सच सच बताना, तुमने और साहिल ने मिलके सौरभ के साथ क्या किया? और आखिरकार सौरभ है कहाँ? और ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? आप ये क्या कह रहे हैं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमने कुछ भी नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया सौरभ जी के साथ। आप ये क्या बातें किए जा रहे हैं? तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है, कोई तो मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे इस कमरे में बंद कर दिया है, कोई मुझे बाहर निकालो मुझे। इतना सुनकर राम बाबू जाकर दरवाजा खोलकर उस बच्ची को बाहर निकालते हैं और बच्ची से पूछते हैं, बेटा, तुम्हें किसने इस कमरे में बंद किया है? हमें सारी बात विस्तार से बताओ। तब जाकर बच्ची रोते रोते सारी बातें राम बाबू को बताती है। शांत हो जाओ मेरी बच्ची, और मुझे बताओ, तुम्हारे पापा हैं कहाँ? मेरे पापा इस ड्रम में है। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने ड्रम को तोड़ा, उसमें से सौरभ के 15 टुकड़े मिलते हैं। उसके बाद पुलिस मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को बंदी बना लेते हैं। इस भयानक घटना के बाद पूरा देश सदमे में है कि आखिर कैसे एक पत्नी अपने पति को जान से मारकर 15 टुकड़े कर ड्रम में डाल सकती है। आप क्या चाहते हैं? मुस्कान और उसके आशिक साहिल के साथ क्या करना चाहिए? आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हम ऐसे ही वीडियो आप सबके लिए लाते रहेंगे, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि जैसे ही वीडियो हम अपलोड करें उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।